अनुसुईया रोज सुबह जल्दी उठती है और सबसे पहले मंदिर में जाती है और कान्हा जी की आरती करती है। आरती के बाद वह अपने रोज के कामों में लग जाती है। सबके उठने से पहले वह हर कमरे में जाकर चाय पहुंचा देती है। फिर रसोई में लग जाती है, नाश्ता बनाती है, फिर टेबल पर सजा कर सबको बुलाती है। उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी कि सबका ख्याल रखना, सबका काम करना। फिर भी लोग कह देते हैं कि घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे गरीब घर से आई हैं, इसीलिए उसे कोई हक ही नहीं। आज भी रोज की तरह नाश्ता बना रही थी, तभी साक्षी बोलती है, जीजा जी, मुझे आपसे कुछ परमिशन चाहिए। नरेंद्र मुस्कुराते हुए पूछा, किस बात की परमिशन? साक्षी बोली, हम सब फ्रेंड्स आज मिल रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि अनुसुईया भी मेरे साथ चले। एक दिन की ही बात है, शाम तक लौट आएंगी। नरेंद्र अनुसुईया की तरफ देखा और बोला, ठीक है चली जाना, पर घर के काम निपटा लेना और शाम तक लौट आना। अनुसुईया मुस्कुराई और बोल उठी, ठीक है, थैंक यू। नरेंद्र ऑफिस चला गया। अनुसुईया जल्दी जल्दी घर के कामों को पूरा करने में लग गई। फिर गीता से बोलती है, गीता मैं बाहर जा रही हूँ, बाकी का काम तुम संभाल लेना। गीता हंसते हुए बोलती है, आप निश्चिंत रहिए दीदी, और हाँ, तैयार भी हो जाइए, ऐसे ही थोड़ी जाएंगी। अनुसुईया मुस्कुराई और फिर तैयार होने के लिए चली गई। आज पहली बार वह अपने लिए घर से बाहर निकली थी, वरना अब तक तो सिर्फ दूसरों के लिए ही निकलती थी। अनुसुईया अपनी सारी फ्रेंड्स से मिलती है और सभी के साथ खूब मस्ती करती है। वो हंसती है, बातें करती है और सालों के बाद खुद को थोड़ा हल्का महसूस करती है। अनुसुईया साक्षी से कहती है, साक्षी, आज तेरी वजह से ही मैं अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल पाई, वरना घर की जिम्मेदारी और बच्चों की देखभाल में कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं। वो अपनी एक दोस्त से बात कर रही होती है, तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक शख्स पर पड़ती है और देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। साक्षी घबरा जाती है। अनु, अनु क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? अनुसुईया जिस तरफ देख रही होती है, साक्षी भी उधर देखती है और वहीं कि वहीं वह सन्न रह जाती है। सामने नरेंद्र खड़ा था और अपनी ऑफिस के सेक्रेटरी नताशा के साथ। नताशा उसके गले लगी होती है और कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये सब देखकर अनुसुईया जोर से चीख पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नरेंद्र को जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो वह चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। जब उसकी नज़र अनुसुईया पर पड़ती है तो वह तुरंत ही नताशा से दूर हो जाता है। साक्षी दौड़कर अनुसुईया को संभालती है। अनु, चुप हो जा प्लीज़, तू अपनी तबीयत मत बिगाड़। लेकिन अनुसुईया को संभालना मुश्किल हो चुका था। जिसे वो बरसों से दिल से चाहती थी, वही उसके सामने किसी और के गले लगाए खड़ा था। रोते रोते अनुसुईया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। नरेंद्र दौड़कर आता है और उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी सभी फ्रेंड बीच में आ जाती है। एक दोस्त गुस्से से कहती है, हाथ मत लगाना उसे, उसने तुम्हें अपनी जिंदगी के 25 साल दिए, तुम्हारे हर ताने, हर बात चुपचाप सहा, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे घर को अपना मानती थी और तुमने उसके साथ ऐसा धोखा किया। साक्षी और बाकी फ्रेंड्स अनुसुईया को उठाकर कार तक ले जाती हैं। हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। उधर नताशा धीरे से मुस्कुरा कर नरेंद्र से कहती है, एक न एक दिन तो यह सब कुछ होना ही था नरेंद्र। चलो अच्छा हुआ, अब सबको पता चल गया। वैसे भी तो तुम्हारे लायक ही कहाँ है वह। नरेंद्र गुस्से में चिल्लाता है, जस्ट शट अप और अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे अनुसुईया के पास जाना है। वो तुरंत ही कार में बैठता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अनुसुईया को जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं। वे कमरे से बाहर निकलकर साक्षी और बाकी सभी से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है इनकी तबीयत
ज़्यादा मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से बिगड़ी है। थोड़ी ही देर में होश आ जाना चाहिए, लेकिन अगर होश नहीं आया तो यह स्थिति उनके लिए खतरनाक भी हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच अनुसुईया के मोबाइल पर एक कॉल आता है। साक्षी कॉल उठाती है। हेलो आंटी, मॉम कहाँ है? बात करवाइए ना, अब तक आई नहीं है और शाम के 7 बज रहे हैं, बहुत देर हो गई है। साक्षी की आवाज़ धीमे होती है। बेटा, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। क्या? आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ है उन्हें? कौन से हॉस्पिटल में है? सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है, हम आ रहे हैं। कुछ ही देर में नरेंद्र भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वह बहुत ही घबराया हुआ पूछता है, अनुसुईया कैसी है? ठीक तो है ना? साक्षी गुस्से में उसकी तरफ देखती है। आप क्यों आए हैं यहाँ? अब भी कोई कसर रह गई है उसे तकलीफ देने की, या अब उसकी जान लेकर ही मानेंगे? बाकी सभी फ्रेंड्स भी उसे गुस्से में आकर उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, उसे अब आपके नहीं सुकून की ज़रूरत है। नरेंद्र हत्ते-प्रत्ते खड़ा रह जाता है, पर अब वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। रिद्धि और सिद्धि गुस्से में नरेंद्र की ओर देखते हैं। रिद्धि कहती है, आपको जरा भी शर्म नहीं आई अन्नू के साथ ऐसा करते हुए? उसने तो अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया सिर्फ आप लोगों के लिए। सिद्धि बोल पड़ती है, वो तो जैसे इस घर की सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई। नहीं, नौकरानी कहना भी गलत है, क्योंकि कम से कम नौकरानी तो अपनी मेहनत की मजदूरी लेती है। अन्नू तो बिना किसी स्वार्थ के सबका काम करती रही और हर किसी का ध्यान रखा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अपने ही बच्चों के सामने उसे नीचा दिखाया। हर वक्त उसे तानों से तोला गया। लेकिन अब वो अकेले नहीं, हम सब उसकी दोस्त उसके साथ हैं। अब उसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। साक्षी भी बोलती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं और आवाज़ में गुस्सा। अगर मेरी अन्नू को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आप उसके साथ रहकर भी कभी उसका दर्द नहीं समझ पाए, लेकिन आज जो आपने किया वह कोई छोटी बात नहीं थी। आपने उसे उसकी आत्मा तक तोड़ दिया। इसी बीच अस्पताल में बाबूजी, लता और बच्चे सभी पहुंच जाते हैं। बेटी दौड़कर साक्षी से पूछती है, स्वीटी, क्या हुआ मॉम को? वो तो आपके साथ ही थी ना? बाबूजी चिंतित होकर पूछते हैं, क्या हुआ साक्षी बेटा? अनु को अस्पताल क्यों लाना पड़ा? ऐसी क्या बात हो गई? साक्षी गहरी सांस लेकर बोलती है, थोड़ी नर्म आवाज में और लेकिन ठोस लहजे में, बाबूजी, बेहतर होगा कि आप ये सवाल अपने बेटे से करें। वही बताएगा कि उसने ऐसा क्या किया जो अन्नू की ये हालत हुई। पूरा माहौल एकदम से शांत हो जाता है। नज़र नरेंद्र पर टिक जाती है और वो शर्म नज़र से झुका लेता है। नरेंद्र सबकी ओर नजरें अपने ऊपर महसूस करने लगता है। वह चुपचाप गर्दन नीचे झुका लेता है, जिससे शर्म से खुद में ही समा जाना चाहता हो। तभी अचानक अस्पताल के कमरे से एक नर्स भागती हुई आती है। डॉक्टर सर, जल्दी आइए, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर तुरंत ही अंदर भागते हैं। अनुसुईया की सांसें तेज तेज चल रही थी। घबराहट के बीच वह एकदम से झटके लेने लगती है। डॉक्टर तुरंत उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद उनकी सांसें सामान्य हो जाती हैं, लेकिन वह गहरी नींद में चली जाती हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और चेहरा गंभीर होता है। इन्हें किसी चीज़ का बहुत बड़ा गहरा मानसिक आघात लगा है। अगर यही स्थिति इनकी रही तो इन्हें कोमा में जाने का खतरा हो सकता है। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। डॉक्टर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बाबूजी नाराज होकर, क्या मुझे बताएगा मेरी बहू की ये हालत कैसे हुई? साक्षी उनकी परेशानी को देखकर आगे बढ़ती है। अंकल जी, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। वो बाबूजी को बिठाती है, पानी का गिलास पकड़ाती है, फिर धीरे से उन्हें सारी बात बता देती है।
नरेंद्र और उसकी ऑफिस की सेक्रेटरी और उनके बीच अनु ने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा। सुनते ही साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता जी की हालत बिगड़ने लगती है और उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। उसी वक्त अनु का मोबाइल पर कॉल आता है। तारुण का कॉल होता है, अनु का छोटा बेटा जो हॉस्टल में पढ़ रहा था। तारुण कॉल पर, मॉम आप लोग सब कहाँ हैं? घर पर कोई भी नहीं है, मैं कॉल कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। स्वीटी कॉल उठाती है, रोती हुई आवाज़ में कहती है, भाई हम हॉस्पिटल में हैं, मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, वह होश में नहीं है। फ़ोन पर सन्नाटा छा जाता है। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।